रंग रंगीलो तेज पुंज है म्हारो राजस्थान, भक्ति शक्ति को अद्भुत संगम अलबेलो राजस्थान। दूरदर्शन राजस्थान के इस खास कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में मैं विवेकानंद शर्मा आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, मैं शालू सचदेव आपका अलबेलो राजस्थान में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जिस तरीके से हमारे यहाँ कहा जाता है कि जीवन किस तरह से जिएं, उसको लेकर अलग अलग तरह की अवधारणाएं हैं। किसी ने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। किसी ने कहा नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे। आपको जीवन कैसा जीना है ये आपको तय करना है। आप केवल उपभोग करना चाहते हैं या फिर उपभोग को देख के आप इस समाज को और देश को भी कुछ लौटाना चाहते हैं। ये तय करती है आपकी विचारधारा, ये तय करती है आपकी जीवन पद्धति, ये तय करती है कि आप प्रेरणा कहाँ से प्राप्त करते हैं। आज अलबेलो राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। हमारे अतिथि हैं एक इस प्रकार के कि जिन्होंने तकनीकी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ किया, लेकिन जब पता लगा कि मानव के अस्तित्व पर संकट आ रहा है तो अपनी राह बदल ली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोलर मैन ऑफ इंडिया प्रोफेसर चेतन सिंह जी सोलंकी से। चेतन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चेतन सिंह जी सोलंकी सोलर पर काम करते हैं, क्लाइमेट चेंज पर काम करते हैं। आप 2 दशक से अधिक समय तक बॉम्बे IIT में प्रोफेसर भी रहे हैं। चेतन जी, जिस तरीके से आपकी ये यात्रा रही और उस यात्रा में देखें कि एक तरफ तो आप एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान में विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, तकनीक और विज्ञान का इतना बड़ा काम था, और दूसरी तरफ जो है वो बात आ गई सोलर को लेके, और फिर उससे भी आगे बात आ गई क्लाइमेट चेंज को लेके। तो यदि बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो ये मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है, जेन जी जो है, ये निश्चित रूप से इस चीज़ को बहुत गहराई से देख रही है। लेकिन वास्तव में ये क्लाइमेट चेंज की जो बात है, ये शुरुआत कब से हुई, बिगड़ना कब से शुरू हुआ कुल मिला के पर्यावरण का? सबसे पहले आपका धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए। और बहुत सही पूछा कि आपने ये बिगड़ना कब से चालू हुआ, क्लाइमेट चेंज का बिगड़ना कब से चालू हुआ, और उसी के साथ में मैं कहूँगा इंसान का बिगड़ना कब से चालू हुआ। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है पूरा हमारा जीवन एक ऊर्जा का खेल है, और जिस तरह से हम खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, ट्रेवल करते हैं, सड़क बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ये सब में ऊर्जा लगती है। और आज के 150-200 साल पहले सारी ऊर्जा प्राकृतिक होती थी। हमारा जीवन या तो लकड़ी से जला के हम खाना बनाते थे, हाइड्रो एनर्जी का उपयोग करते थे, पवन ऊर्जा का उपयोग करते थे, सोलर ऊर्जा का उपयोग करते थे, ये सब प्राकृतिक थी। परंतु जब से औद्योगिकरण चालू हुआ, मतलब लगभग 1850 के आसपास मनुष्य के हाथ में कोयला लगा, तो हमने कोयले के एनर्जी का उपयोग करना चालू किया। फिर और आगे बढ़े तो हमारे पास लिक्विड के फॉर्म में कार्बन फ्यूल आ गया, जैसे पेट्रोल डीजल आ गया, क्रूड ऑयल बोलते कच्चा तेल, 1900 तक आ गया। 1950 आते आते हमारे पास गैस के फॉर्म में आ गया। तो पहले सॉलिड आया, फिर लिक्विड आया, फिर गैस आया। जैसे जैसे ये जो कार्बन वाले स्रोत हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, ये ज़्यादा हमारे जीवन में आने लगे, तो हम चीज़ों को और तेज़ी से करने लगे, और विस्तार से करने लगे, और ज़्यादा करने लगे, और बड़ी फैक्ट्रियाँ, और बढ़ाई, और बड़ा, और तेज़ी से। तो ये सब करते 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 अभी वो गड़बड़ इतनी बड़ी हो गई है कि आज हमको सब सुबह उठते हैं तो बाहर खिड़की से खोल के देखते हैं तो आज कितना प्रदूषण है। आज मैंने सुबह एक वीडियो देखा कि बाप रे, दिल्ली में जो हाई राइज बिल्डिंग में उनको ग्राउंड ही नहीं दिख रहा है। अच्छा, ऐसा पहले भी होता था, कोहरा ऐसा कोई नई बात नहीं है, परंतु ये ग्रे कलर का कोहरा होता है, काला कोहरा होता है। तो आज हम इस स्थिति में आ गए कि हम जो जीवन का आधार है कि श्वास ले रहे हैं तो ठीक से ले रहे हैं कि नहीं, पानी है तो पीने लायक है कि नहीं, खाना है तो केमिकल है कि नहीं, ये स्थिति आ गई। तो मैं इसको बोलता हूँ कि ये आधुनिक मनुष्य हम सब हैं, और हमारा जीवन कितना बिगड़ गया है कि हमारे जो आधार है जीवन का, उसी के बारे में सोचना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत ही आपने अच्छी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात की कि सुबह उठ के अब हम AQI चेक करते हैं बजाय इसके कि बातचीत करें एक दूसरे से, और जाकर कि खुली और ताज़ी हवा में सांस लें। आप एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान में प्रोफेसर रहे हैं, जहाँ पर आपने तकनीकों का ही इस्तेमाल करना सिखाया है, जिससे कि हम आधुनिक हो सकें और हम आगे बढ़ सकें। प्रगति का अगर हम देखें उदाहरण, तो वो इंडस्ट्रियलाइजेशन ही है, और यहाँ पर हम दूसरी बात कर रहे हैं कि हमें पर्यावरण को भी बचाना है। किस तरह से इसका तालमेल हो सकता है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें आवश्यक हैं जीवन के लिए? बिल्कुल।
तो ये समझना जरूरी है कि सभी चीज़ें आवश्यक है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि यदि हमें अच्छा जीवन जीना है तो उसके क्या मापदंड हो सकते हैं, कैसे अच्छा जीवन किसको कहेंगे। उसके लिए एक सीधा सा उदाहरण, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं इसके 4 पैर हैं, है ना, और ये 4 पैर में से आपने प्रगति करना है तो किसी एक पैर की प्रगति कर ली और बाकी 3 की प्रगति नहीं करी तो क्या होगा, कुर्सी गिर जाएगी। वैसे आधुनिक जीवन में हम प्रगति कर रहे हैं, पर किसकी प्रगति कर रहे हैं, आर्थिक प्रगति कर रहे हैं और ज़्यादा पैसे आ जाए, परंतु साथ में क्या हम आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं, क्या मॉरल वैल्यू हमारी बढ़ रही है, एकेडमिक प्रगति उतनी अच्छी हो रही है क्या। तो ये चारों पैर जब एक साथ बढ़ेंगे और तब कुर्सी बढ़ेगी तो बराबर बैलेंस में रहेगी। आप किसी एक पैर को आगे बढ़ाओगे तो गड़बड़ होने वाला है। अभी जो हमारी प्रगति है वो बहुत इम्बैलेंस वाली है, उसमें बैलेंस नहीं है। तो आर्थिक प्रगति कितनी है और आध्यात्मिक कितनी है, मॉरल कितनी है। आज के 30-40 साल पहले हमारी जो मॉरल वैल्यूज होती थी, हम इतने बड़ों को पूजा आदर करते थे, हमारी प्रकृति का सम्मान करते थे, प्रकृति की पूजा भी करते थे, पेड़ों की पूजा करते थे और उस भाव से करते थे, है ना, धरती को माँ मानते थे, ना, गंगा मैया यमुना मैया ऐसे बोलते थे। यदि हम गंगा मैया है और यमुना मैया है तो इतनी प्रदूषित कैसे हो गई, है ना। मैं हमेशा मजाक में बोलता हूँ कि एक ज़माना था जो गंगा जी में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते थे, और मैं लोगों से सोचता अच्छा आज जाके डुबकी लगाओ तो क्या होता है, 2-4 पाप घर आ जाएंगे। तो ये तो हमने उनकी हालत कर दी जिनको हम माँ समझते हैं, माँ। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो प्रगति में इम्बैलेंस है। यदि हम बराबर सबका प्रगति करते तो वो प्रगति कोई अच्छी काम की है, वरना एक दिशा में प्रगति करोगे तो कुर्सी गिरेगी, और कुर्सी गिरेगी तो आप भी गिरोगे, ये पक्का है। निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विकास, प्रगति ये सर्वांगीण होनी चाहिए, इनका विचार समग्रता से किया जाना चाहिए। और जब विकास की हम बात करते हैं तो ये भी निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि विवेकहीन विकास विनाश के द्वार खोलता है। और ये बात बहुत स्थानों पर प्रकट भी हो चुकी है, स्पष्ट भी हो चुकी है। विकास बहुत आवश्यक है, आप उससे पीछे नहीं हट सकते हैं, आपको समय के साथ कदम मिलाकर चलना ही होगा, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसके दूरगामी परिणाम क्या होने वाले हैं। ऐसा विकास जो मनुष्य का स्वास्थ्य खराब कर दे, ऐसा विकास जो मनुष्य के अस्तित्व पर संकट खड़ा करने वाला हो, तो एक बार विचार करना पड़ेगा कि वास्तव में हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। चेतन जी, आप जैसा बता रहे थे कि जिस तरीके से 1800 के बाद में हम कहें कि कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, और इनके माध्यम से क्लाइमेट चेंज होने लगा, इनके माध्यम से कार्बन उत्सर्जन होने लगा, कार्बन उत्सर्जित होकर धरती के वायुमंडल में जाता है। और अब जो पिछले 15-20 वर्षों से खास तौर पर हम बातें सुन रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ से लेके और अलग अलग विकसित देशों से लेके विकासशील देशों तक, हर कोई बात करता है कार्बन फुटप्रिंट की, हर कोई बात करता है कार्बन उत्सर्जन कम करने की। क्या स्थिति है अभी हमारे इस समय पर्यावरण की, कितना कार्बन हो गया है और कितना ये धरती और सहन कर सकती है? नहीं, बहुत अच्छा पूछा आपने। एक इसके पहले मैं दर्शकों को एक चित्र दिखाना चाहता हूँ कि यदि हमारे पास एक विशेष टूल आ जाए और हम पूरी एक धरती का एक सिंगल फोटो ले सके तो कैसा दिखेगा। बोलता हूँ 2 चीज़ें दिखेगी, एक तो कुछ चीज़ें होगी जो प्रगति पर होगी और कुछ चीज़ें होगी जो डिक्लाइन हो रही, दुर्गति पर होगी। खास बात यह कि कौन सी चीज़ें प्रगति पर है और कौन सी चीज़ें दुर्गति पर है। तो ध्यान से देखें तो हमारी टेक्नोलॉजी प्रगति पर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, हम चांद पे जा सकते हैं, मार्स पे जा सकते हैं, सोलर एडवांस हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया है, मोबाइल टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, सब प्रगति पर। अच्छा, ये सबके बिना जीवन चल सकता है ना। एआई मान लो हमारे जीवन में नहीं रहे तो क्या हम जी सकते हैं? बिल्कुल जी सकते हैं। नहीं था तब जी रहे थे। क्या हमारे जीवन में बहुत एडवांस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं हो तो क्या जी सकते हैं? बिल्कुल जी सकते हैं। जिसके बिना जीवन चल सकता है वो प्रगति पर है। उसके विपरीत क्या दुर्गति पर है? क्या चीजें पहले से बिगड़ रही? क्या हवा की क्वालिटी सुधर रही कि बिगड़ रही? अब बताइए, बिगड़ रही है। पानी की क्वालिटी सुधर रही कि बिगड़ रही? बिगड़ रही। मिट्टी की क्वालिटी सुधर रही कि बिगड़ रही? बिगड़ रही। बिना हवा के जी नहीं सकते, बिना पानी पिए जी नहीं सकते, बिना खाना खाए जी नहीं सकते। जिसके बिना जी ही नहीं सकते वो दुर्गति पर है, और जिसके बिना जी सकते हो प्रगति पर है। तो सारे दर्शकों से पूछना चाहूँगा कि पहले तो आप ये सोचो कि ये कुछ गड़बड़ है क्या दुनिया में? आप खुद अपने और उत्तर मिलेगा बिल्कुल गड़बड़ है। तो ये गड़बड़ क्या है? वो वही है क्लाइमेट चेंज, जलवायु में परिवर्तन ही उस गड़बड़ का नाम है। जी। तो आपने जैसे विवेकानंद जी कहा कि कार्बन फुटप्रिंट, तो मैंने कहा 1850 के पहले जब हमारा औद्योगिकरण नहीं हुआ था तब हमारा जीवन 100% प्राकृतिक ऊर्जाओं पे चलता था।
अच्छा, प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं तो कार्बन उत्सर्जन नहीं होता, तो उस समय हमारा कार्बन का उत्सर्जन हमारे कारण, मेरे जीवन के कारण, मेरे पर्सनल जीवन के कारण जीरो होता था। तो हम कह सकते हैं उस समय हमारा कार्बन फुटप्रिंट जीरो होता था। परंतु फिर कोयला हाथ में आया, पेट्रोल आया, डीजल आया, एलपीजी आया, सीएनजी आया, ये सब कार्बन से मिलके बने। कोयला मतलब कार्बन, पेट्रोल मतलब कार्बन, डीजल मतलब कार्बन, सीएनजी मतलब कार्बन, एलपीजी मतलब कार्बन। तो जब भी हम कार्बन को जलाते हैं तो केमिस्ट्री में एक ही इक्वेशन होता है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। एनर्जी का उपयोग हम कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ सालू जी, कार्बन डाइऑक्साइड को हम सब लोग हवा में ऐसे छोड़ते हैं जैसे जो वायुमंडल हमारे पिताजी की प्रॉपर्टी है, किसी के दादा की प्रॉपर्टी, चाचा की तो नहीं है ना। ये हमारे पिताजी की प्रॉपर्टी नहीं, पर सबको लगता है जितना कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ना हो छोड़ सकते हैं। तो कुल मिला के ऐसा कहेंगे कि जितना ज़्यादा हम ये कार्बन वाली एनर्जी का उपयोग करते हैं उतना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और उतना हमारा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ते जा रहा है। और आपने फिर प्रश्न कहा कि अच्छा कितना और बाकी है। तो चूंकि धरती एक फिजिकल सिस्टम है, हर फिजिकल सिस्टम की एक सीमा होती है ना। तो जिस कुर्सी पर हम और आप बैठे, इसमें एक आदमी बैठ सकता है, 2 बैठ सकते हैं, 4, 10 बैठ सकते हैं। हो सकता है 11वां बैठे तो टूट जाए, क्योंकि उसकी एक सीमा है, एक ब्रेकडाउन लिमिट है। वैसे ही ये जो क्लाइमेट है, धरती का जो जलवायु है, इसका भी एक ब्रेकडाउन लिमिट है और वो ब्रेकडाउन लिमिट को हम ग्लोबल वार्मिंग में नापते हैं। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जब धरती का तापमान औद्योगिकरण जब से चालू उसकी तुलना में बढ़ जाएगा तो अपरिवर्तनीय परिवर्तन होना चालू होंगे, और जब 2 डिग्री क्रॉस हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग का लेवल, तो फिर परमानेंट इरिवर्सिबल हो जाएगा। और ये 2 डिग्री का क्रॉस होना, मैं बोलता हूँ ये लक्ष्मण रेखा है। और लक्ष्मण रेखा कैसी होती है आपको पता है? एक बार सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा पार कर ली थी तो वापस नहीं आ सकते। 2 डिग्री यदि बढ़ गया टेम्परेचर तो फिर रिवर्स नहीं कर सकते हम उसको। बिल्कुल नहीं। बहुत खतरनाक बात है और दर्शकों के लिए ये एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है कि धरती का तापमान जिस तरीके से बढ़ रहा है। प्रोफेसर चेतन सिंह जी ये बता रहे हैं कि 2 डिग्री से अधिक टेम्परेचर बढ़ गया तो चीज़ें आपके हाथ में नहीं रहने वाली हैं, और कुछ हम लोग देखने भी लगे हैं। इस दौर में जितने तूफान आते हैं, क्या आज के 50 वर्ष पहले उतने आते थे? क्या 100 वर्ष पहले उतने आते थे? और साथ ही हम देखते हैं कितने अंटार्कटिका पिघल रहा है और किस तरह से। और आपने बहुत अच्छी बात ये भी कही कि हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि इस प्रगति का उद्देश्य क्या है। एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? तो ये जानना बहुत ज़रूरी और समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। पर शालू जी, मुझे लगता है कि ये जो हम बात कर रहे हैं तापमान वाली 2 डिग्री की जो लिमिट प्रोफेसर चेतन सिंह जी ने बता दी है, तो क्या ये भी बता सकते हैं कि अभी कितना बढ़ गया है और कितना समय बाकी है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि कितना समय बाकी। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया कि 2 डिग्री के बाद ये अपरिवर्तनीय हो जाएगा। तो फिर 2 डिग्री के बाद क्या होगा? मैं हमेशा पूछता हूँ क्या होने वाला है? क्या अचानक प्रलय आएगा और हम सब लोग मारे जाएंगे? मैं बोलता हूँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इंसानों को इतनी आसान मौत नहीं मिलने वाली। ये जब आप तूफान आता है तो क्या होता है? जब पंजाब में इस साल बाढ़ हुई तो क्या होता है? लोगों को परेशानी होती, तड़पना पड़ता है। लॉस एंजलिस में जो आग लगी थी, हम सब जानते हैं, इतना एडवांस कंट्री, इतना पावरफुल कंट्री, इतना रिच शहर लॉस एंजलिस, कोई आग नहीं बुझा पाया। तो जब अपरिवर्तनीय होगा तो क्या होगा? ज़्यादा तूफान, ज़्यादा आंधी, ज़्यादा जंगलों में आग लगना, ज़्यादा बर्फ का पिघलना, ज़्यादा समुद्र का लेवल बढ़ना, ये सब ज़्यादा होगा, तो हर इंसान को भुगतना पड़ेगा। तो होशियारी इसी में है कि वो 2 डिग्री की लक्ष्मण रेखा क्रॉस ना हो। तो क्रॉस ना हो तो सही प्रश्न पूछा, अच्छा कितना समय बाकी है? वेल, ये बात बता दूं कि इसमें हमारे पास 500 साल का तो समय नहीं है, न 200 साल का है, न 100 साल का है, न 50 साल का है, न 40 साल का है, न 30 साल का है। 2 डिग्री के जो कैलकुलेशन है, साइंटिफिक कैलकुलेशन है कि हम इतना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकते हैं, और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन करने की गति इतनी है, जितना हमारा कार्बन का बजट है उसको भाग देंगे हमारे कार्बन उत्सर्जन की गति से, तो हमारे पास पता चल जाएगा। सब लोग दिल थाम के सुने कि कितना समय बाकी है। तो 2 डिग्री क्रॉस होने के लिए मात्र 20 से 25 साल ही बाकी है, उसके बाद सब अपरिवर्तनीय हो जाएगा। इसका मतलब हर मनुष्य की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होना चाहिए कि कुछ न करे, सब छोड़ दे। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए 2 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान थम जाए, उसके लिए हर प्रयास करने की जरूरत है। 20-25 साल इस पूरे पृथ्वी के जीवन में कुछ भी नहीं है, जरा सा समय।
तो क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक आम व्यक्ति जो आपने बताया वाकई कैसी गंभीर स्थिति और सोचने पर मजबूर कर रही है कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम भागते रहते हैं, अपना रूटीन पूरा करते हैं। और यहाँ हम ये भी देख रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक संकल्प शुरू किया था, एक पेड़ माँ के नाम, और हम देख रहे हैं किस गति से हम उन्हीं पेड़ों को काट भी रहे हैं। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है कि हम अपना जो योगदान है प्रकृति की देखभाल में दें। किस तरह से, जो आप बता रहे हैं, क्योंकि आप एक प्रोफेसर भी रहे हैं, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल छोड़ रहे हैं और हम सब ऊर्जा का ही स्रोत हैं, उसको रीयूज़ कैसे किया जा सकता है? वेल, इसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा बड़ा उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य, हम क्यों करते हैं ये सब। तो क्यों हमको बड़ी गाड़ी चाहिए, क्यों और बड़ा घर चाहिए, अच्छा एसी चाहिए तो ऐसा कंफर्ट चाहिए, वैसा क्या, आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं इससे। तो थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो मैंने एक डिज़ायर का पिरामिड बनाया। पिरामिड में 3 स्तर बनाए। सबसे पहला स्तर होता है सर्वाइवल डिज़ायर्स। हमारी इच्छा है कि हम सर्वाइव करें, मतलब अच्छे से खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक ज़रूरत है वो पूरी हो। एक बार इंसान की सर्वाइवल डिज़ायर पूरी होती है तो फिर अगले लेवल पे जाता है, उसको बोलते हैं थ्राइवल डिज़ायर्स, जहाँ पे हम थ्राइव करना चाहते हैं, मतलब जो पहले है उससे ज़्यादा चाहते हैं। तो पहले मेरे पास 20 जोड़ी कपड़े तो मैं 25 जोड़ी खाऊंगा, पहले मेरे पास इतना बड़ा पद है तो मैं और बड़ा पद चाहूँगा, है ना, पहले मेरे पास इतनी पावर है तो मैं और ज़्यादा पावर चाहूँगा, इतना पैसा तो और। तो हम उस मोड में जी रहे हैं कि पहले से ज़्यादा चाहिए। पर पहले से ज़्यादा क्यों चाहिए भाई, उसका क्या उद्देश्य है, ये लोगों को समझ में नहीं आता। और भारतीय दर्शन में इसी को हम बोलते हैं माया। ये हमको घुमाती रहती है कि और बड़ी गाड़ी होगी तो मज़ा आएगा, और ज़्यादा प्रतिष्ठा होगी तो और मज़ा आएगा, और ज़्यादा पैसा होगा तो और। परंतु ऐसा होता नहीं है। तो जब ये समझ में आ जाए कि अच्छा, बहुत अच्छी गाड़ी होने से, बहुत ज़्यादा कपड़े होने से, बहुत ज़्यादा एसी होने से, बहुत बड़ा घर होने से आदमी मस्त तो नहीं हो जाता, खुश तो नहीं हो जाता, तो फिर नेक्स्ट लेवल का जो अल्टीमेट डिज़ायर है, मैं उसको बोलता हूँ अराइवल डिज़ायर, जो हमारा डेस्टिनेशन है, जीवन का डेस्टिनेशन। क्या जीवन का डेस्टिनेशन है? मैं हमेशा बोलता हूँ आइसक्रीम खाए बिना जीवन चल सकता है, पर फिर भी आइसक्रीम खाते हैं, क्यों? अच्छा लगता है। हम सुंदर दिखना चाहते हैं, क्यों? कोई हमें अच्छा कहे तो अच्छा लगता है, अच्छा अथॉरिटी, अच्छा। तो अल्टीमेट जीवन का उद्देश्य है वो अराइवल डिजायर्स पे जाना, जो कि प्रेम है, आनंद है और शांति है। हमको हर काम में क्या चाहिए? शांति तो चाहिए। हिमालय पे जाते हैं, अच्छा मजा आएगा, वहाँ समुद्र किनारे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अल्टीमेटली प्रेम, आनंद और शांति, तो ये हमारा डेस्टिनेशन है। तो उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए फिर हमें जीवन में क्या क्या करने की जरूरत है, ये सोचने की जरूरत है। तो अधिकतर लोग क्या करना चाहते हैं, जलवायु परिवर्तन हो गया, ये सब गड़बड़ हो गई, पानी खराब हो गया, हवा खराब हो गई, ये सब है, तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे? तो क्या करना चाहते, और कुछ करेंगे, पेड़ लगाएंगे, प्लास्टिक को ये करेंगे, टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आइंस्टाइन जो बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट है, उनका एक कथन है। उनका कहना है कि द वेरी सेम कॉन्शियसनेस दैट हैज क्रिएटेड द प्रॉब्लम कैन नॉट बी यूज्ड टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम। जिस सोच ने, जिस बुद्धि ने जिस समस्या को खड़ा किया है, उसी सोच से, उसी बुद्धि से उसको हल नहीं कर सकते। तो किसने खड़ा किया है? तो हमारी इच्छा ने कि और तेजी से चलना चाहिए, और ज़्यादा कंफर्ट होना चाहिए, और उसने खड़ा किया। हम उसको हल कैसा करना चाहते हैं? और ज़्यादा टेक्नोलॉजी, और ज़्यादा पॉलिसी, और ज़्यादा ये, और ज़्यादा ये। इससे तो होने वाला नहीं है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि वही हमारा सॉल्यूशन है। फिर सॉल्यूशन क्या है? तो मैं हमेशा बोलता हूँ एक सत्य को समझना पड़ेगा। वो सत्य का पालन करके ही पर्यावरण को ठीक कर सकते हैं, वरना आप दुनिया में जो करना हो, जितने पेड़ लगाना हो, जितनी प्लास्टिक बचाना हो, जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप करना हो, चांद पे चले जाओ, सोलर एडवांस, उससे आपका पर्यावरण ठीक होने वाला नहीं है। ऐसा पिछले 30 साल का अनुभव बताता है। तो सत्य क्या है? सत्य भारत दर्शन में होता है जो समय के साथ न बदले, है ना। तो मनुष्य का शरीर सत्य नहीं, क्योंकि समय के साथ बदलता रहता है ना, बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, ये सारी बिल्डिंग टूट जाएगी एक दिन 50-100 साल पर, तो वो सत्य नहीं। 2 और 2 4 ये सत्य है, ये समय के साथ नहीं बदलता। आप चांद पे जाओ तो भी 2 और 2 4 रहेगा, आपकी जीडीपी बढ़े या घटे तो भी 2 और 2 4 रहेगा। वैसे ही जीवन का एक और सत्य है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, कितना भी विज्ञान आगे बढ़ जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाए, कितनी भी प्रगति हो जाए, धरती का साइज नहीं बढ़ सकता। और धरती का साइज नहीं बढ़ सकता तो खनिज नहीं बढ़ सकते, मिट्टी नहीं बढ़ सकती, पानी नहीं, कुछ नहीं बढ़ सकता। तो मैं लोगों से पूछता हूँ, यदि धरती सीमित है, धरती के सारे संसाधन सीमित हैं, और ये भी सत्य है कि हम जो लेते हैं धरती से आता है, तो यदि ये सब धरती सीमित है, संसाधन सीमित है, तो शालू जी आपके अलमारी में कपड़े कैसे बढ़ते हैं? सही बात है। तो हमारी बिल्डिंगों की संख्या कैसे बढ़ रही है? ठीक बात। तो गाड़ियों की संख्या कैसे बढ़ रही है? गाड़ियों का साइज कैसे बढ़ रहा है? जब तक इस सत्य को न समझेंगे, तब तक दुनिया की कोई ताकत पर्यावरण को
फिर से रिस्टोर नहीं कर सकती, बैलेंस को बना के नहीं। यानी कि फिर से एक बार भारतीय दर्शन की ओर बिल्कुल भारतीय दर्शन की ही बात है। और निश्चित रूप से आप ये भी समझ सकते हैं इस चर्चा में कि किस तरीके से समस्याएं हैं, उनका समाधान क्या हो सकता है। जब समाधान की बात करते हैं चेतन जी, तो अभी चर्चा में भी ये विषय आया कि सामान्यतः लगता है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, क्या करें, पेड़ पौधे लगा दीजिए। सारी दुनिया लगा रही है, बहुत से सामाजिक संस्थान लगा रहे हैं, सरकारें लगा रही हैं, इंडिविजुअल्स लगा रहे हैं, और फिर साथ में मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि हमारा ग्रीन एरिया बढ़ रहा है। हम ऊपर से चित्र लेकर देखते हैं सैटेलाइट से, तो दिखता है हाँ धरती थोड़ी सी हरी भरी तो होने लगी है। तो क्या ये जो प्रयास चल रहे हैं यही रास्ता है या कुछ और देखना पड़ेगा? वेल, ये रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये रास्ता बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। पेड़ पौधे लगाने से पर्यावरण तो ठीक होने वाला नहीं है। इसका मैं आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन बता सकता हूँ, पर वो मैथमेटिक्स में छोड़ दें, अपन पहले सामान्य बात करें। हम दिन भर करते क्या हैं? हम सुबह से उठ के ब्रश करेंगे तो ब्रश करने में टूथपेस्ट, टूथब्रश, वॉश बेसिन, पानी, मोटर, टंकी, इतना सारा सामान करेंगे। अच्छा, दुनिया में इस समय जो दुनिया चल रही है वो 80 से 85% ऊर्जा कार्बन वाली है, मतलब कोयला, पेट्रोल, डीजल। तो इसका मतलब ब्रश करेंगे तो सारे संसाधन का उपयोग करेंगे तो कार्बन उत्सर्जन करेंगे। बीच में एक बार इसमें मैं टोकूंगा, जैसे आपने कहा कि 1850 के बाद में परिवर्तन हुआ, 1850 के बाद में हम इस तरह से पेस्ट करने लगे, उसके पहले तो नीम की दातुन तोड़ के कर लेते थे। अच्छा, उससे प्रकृति को नुकसान नहीं होता था, परंतु अब जिस तरह से हम ब्रश करते हैं उसमें टूथपेस्ट को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, तो मशीनें चलेगी तो कार्बन उत्सर्जन होगा, उसको पैकेज करना पड़ेगा, फिर वो भगवान जाने आपका टूथपेस्ट कहाँ बना है तो उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, कार्बन उत्सर्जन होगा। फिर ब्रश करने के लिए पानी चाहिए, पानी के लिए पाइप चाहिए, पाइप लोहे का बनता है तो लोहे की खदान खोदना पड़ेगी। फिर मोटर चाहिए, मोटर में कॉपर वायर लगते हैं तो कॉपर की खदान चाहिए। फिर पानी टंकी में इकट्ठा करके रखना है तो ओवर टंकी बनाना तो सीमेंट, कंक्रीट और सरिया चाहिए। फिर वॉश बेसिन करने के लिए वो वॉश बेसिन बनाना जो सिरामिक का होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, वो एनर्जी लगी। सुबह सुबह सुंदर सा चेहरा देखने के लिए मिरर चाहिए तो उसमें एनर्जी लगी। फिर बाथरूम को चारों तरफ से बंद करके रखा है तो बल्ब चलाना पड़ेगा, बल्ब चलाने के लिए बिजली लगेगी, बिजली कोयले से आती है। तो ब्रश करने के लिए इतना सारा तामझाम किया तो उसका पर्यावरण पे असर होगा नेगेटिव। अच्छा, फिर आप चाय पियोगे तो एलपीजी जलाओगे तो कार्बन उत्सर्जन होगा। अच्छा, फिर आपने ये इतना सुंदर घर बनाया होगा तो सीमेंट, कंक्रीट, सरिया, फर्नीचर और फ्लोर ये सब लगा होगा। फिर आप ऑफिस जाओगे काम करने तो फिर ट्रेवल करके गाड़ी लगा जाओगे, पेट्रोल डीजल लगेगा। गाड़ी को बनाने में बहुत सारी जमीन खोद डाली होगी आपने, पता नहीं गाड़ी में 500 हजार पुर्जे होते हैं, मतलब 5 लाख पुर्जे एक गाड़ी में होते हैं कार में। तो हर पुर्जे को बनाने में आपने जमीन खोदी होगी, कुछ किया होगा। फिर आप ऑफिस में बैठ के काम करोगे, मशीनें चलाओगे, ये तो कार्बन उत्सर्जन होगा। कुल मिला के कहने के दिन भर ये सब होता है तो हम इतना कार्बन उत्सर्जन करते हैं। अच्छा, कार्बन उत्सर्जन मतलब जमीन खोदा, पानी को प्रदूषित किया, हवा को प्रदूषित किया, मिट्टी को प्रदूषित किया, और फिर हम बोलते हैं भाई साहब हमने ये सब गड़बड़ कर दी। पौधे, भाई साहब को बोलते पौधे आप अब इसको ठीक कर दो। जीवन में इतना गड़बड़ हम रोज करेंगे और एक पौधे से उम्मीद करेंगे। उम्मीद किससे करते? पेड़ को बोलते भाई साहब आप हमारे लिए ठीक। ऐसा हो सकता है क्या? बेचारे अकेले। अच्छा, तुम तेजी से बढ़ोगे, तुमको प्रगति चाहिए, तुमको तेज चलना है, और तुम पौधे को बोलो तुम भी तेज चलो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये कल्पना करना है कि पेड़ पौधे लगाने से मेरा ये दिन भर का जो मैं इसको बोलता हूँ क्राइम या पाप है वो धुल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि कैंसर का इलाज हम पैरासीटामोल से नहीं कर सकते। ये पैरासीटामोल है। ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों के लिए जो चेतन सिंह जी सोलंकी कह रहे हैं कि पैरासीटामोल इलाज है बुखार का, और यदि कैंसर हो जाए तो फिर उस कैंसर का इलाज आप पैरासीटामोल से नहीं कर सकते। तो क्या जो धरती का तापमान बढ़ रहा है, जो क्लाइमेट चेंज की बात है, ये बुखार से आगे कैंसर की तरफ बढ़ रहा है? ये बिल्कुल कैंसर है, क्योंकि कैंसर बुखार में क्या है कि आपका तापमान बढ़ेगा, एक सीमा तक बढ़ता है तो 102 डिग्री हो गया सब। कैंसर किसको बोलते हैं? जब कोई चीज बढ़ती है बिना कंट्रोल के, वो कैंसर कहलाता है। कैंसर की ग्रोथ ही ऐसे होती है और इसीलिए आदमी मर जाता है कैंसर में। क्यों? उसका कंट्रोल नहीं, वो एक सीमा के बाद रुकते नहीं है। प्रकृति में हर चीज सीमा में चलती है। उदाहरण के लिए मैं हमेशा देता हूं कि बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ बहुत लंबे समय तक जी सकते हैं। मान लो 500 साल जी गया तो क्या बरगद का पेड़ 2 किलोमीटर ऊंचा बढ़ जाएगा? नहीं, अपने आप में वो एक हाइट के बाद रुक जाएगा। एक जंगल में एक शेर ताकतवर होता है तो ऐसा होगा कि जंगल में सबको मार के खा जाएगा और शेर ही शेर रहेंगे, ऐसा होगा? नहीं, एक सीमा के बाद उसकी जनसंख्या खुद से लिमिट होती है। तो प्रकृति में सब कुछ लिमिट में चलता है। सेल्फ लिमिटिंग प्रकृति का एक कैरेक्टर है, परंतु इंसान का कैरेक्टर पता नहीं भाई कब लिमिट करना है। अच्छा, ग्रोथ करना, वेरी गुड, कब तक करना है बताओ? पता नहीं। अच्छा, कितने करना बताओ?
ये भी नहीं पता जी है, बिल्कुल। कुछ नहीं पता है। तो जो बिना लिमिट की जो ग्रोथ होती है वो कैंसर होता है। जिस तरह से धरती का तापमान इस समय बढ़ रहा है वो लीनियर नहीं बढ़ रहा है, लीनियर मतलब एक सेम गति से बढ़ रहा है, अभी तो एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है। हर साल पहले के साल से अलग नजर आता है। हम क्या बोलते हैं, ऐसी गर्मी तो पहले नहीं थी, बिल्कुल। ऐसी बारिश तो पहले नहीं थी, ऐसी ठंड तो पहले नहीं। इसका मतलब है कि परिवर्तन की गति भी बढ़ा हुआ रहा है, तो परिवर्तन और तेजी से होने लगा है। तो इसीलिए ये कैंसरस है। यदि आपने इसको अर्ली स्टेज में नहीं रोका, फिर वो है ना लक्ष्मण रेखा का पार कर जाएंगे, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ भुगतना। तो जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, तो जो पौधारोपण हो रहा है, क्या वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है कि उस कार्बन को अवशोषित कर ले? पेड़ पौधे कितने पेड़ लगाने होंगे, क्या होगा, फिर इलाज क्या है? तो एक ऐसा गणित देखें, और ये बहुत सामान्य सी बात है, कोई भी गूगल सर्च करके पता कर सकता है कि एक पेड़ जब वो वयस्क होता है, मतलब 25-30 साल का होता है, तो एक पेड़ साल भर में 20 से 25 किलोग्राम कार्बन को एब्जॉर्ब करता है। इस समय मनुष्य लोग, आधुनिक मनुष्य लोग धरती पर हर साल 40 से 41 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहे हैं। तो आप 40 बिलियन टन को 20-25 किलोग्राम प्रति पेड़ से भाग दे लो, तो आपका कुछ आंकड़ा आएगा, कुछ आपको चाहिए 1.5 से 2 बिलियन 1.5 से 2 ट्रिलियन पौधे चाहिए। ट्रिलियन मतलब 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है ना। अच्छा, हर पौधा आप लगाओगे तो बड़ा नहीं होगा, उसमें से मर जाएगा, ये होगा, पानी नहीं मिलेगा, तो आपको वो संख्या बढ़ानी पड़ेगी। लगभग 20% यदि हम सक्सेस रेट माने तो 1.5-2 ट्रिलियन के बजाय आपको 7-8 ट्रिलियन पेड़ लगाने पड़ेंगे हर साल। इतना कार्बन डाइऑक्साइड हर साल इतने लगाने पड़ेंगे। इस समय पूरी धरती के सारे जंगल, सारे पेड़ सब मिला के मात्र 3 ट्रिलियन पेड़ ही हैं। तो इतने जो संस्कृति चली आ रही है, हमारी विरासत में 3 ट्रिलियन है, और हमको चाहिए 8 ट्रिलियन 9 ट्रिलियन पेड़ लगाना हर साल। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जो है वाकई डराने वाला है, सोचने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको अवेयरनेस की ज़रूरत है। जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो उसमें वो तमाम अवगुण आते हैं जिसकी हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस है। अब हमारे आसपास जो संसाधन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सर आप ये बताएं कि इनको किस तरह से हम इनको हार्नेस कर सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन तो चल ही रहा है और एक व्यक्ति उसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपने स्तर पर मैं, विवेकानंद जी, आप, हमारे घर के लोग, हम छोटा छोटा ऐसा क्या कर सकते हैं कि अपना योगदान जितना हम दे सके बचाव में, उस कैंसर की रोकथाम में वो कर सके? नहीं तो ये करना ही पड़ेगा। आप सीधी सी बात है, आपको धरती पर जीना है तो श्वास तो लेनी पड़ेगी, धरती पर जीना है तो पानी तो पीना पड़ेगा, खाना तो खाना पड़ेगा। अच्छा, आप प्रदूषित हवा लोगे, सांस लोगे, प्रदूषित पानी पियोगे, केमिकल वाला खाना खाओगे, तो नुकसान किसको होगा? हाँ, सरकार को नहीं होगा, हाँ, जो खाता है उसको होगा, जो सांस लेता है उसको होगा। तो हमारा पहला धर्म है कि हम प्रगति करें, परंतु अपने जीवन को, आधार को नुकसान पहुंचा के नहीं। मतलब हम बिल्डिंग बनाए पर अपनी नींव को ना खोदें। तो मेरे जीवन का आधार है हवा, पानी, मिट्टी। तो जो भी मैं काम करूं उससे हवा खराब ना हो, पानी खराब ना हो, मिट्टी खराब ना हो, ये मेरा पहला धर्म होता है। तो परंतु हमारा आधुनिक जीवन हो गया है कि टूथपेस्ट करने जाएंगे तो ये सब होगा, है ना। तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये है कि कम कर सकते हैं क्या? सबसे पहला है कि मैं अवॉइड कर सकता हूं। तो मैं क्या बिना ब्रश के मेरा जीवन चल सकता है? यदि चल सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप नीम के पेड़ हैं, नहीं है तो लगा लो, आज तो 5 साल बाद काम आएगा। अवॉइड कर सकता हूँ क्या? और कई शहर वाले बोलेंगे सर ये कैसे हो सकता है, मुझे कहाँ से दातुन मिली? तो अच्छा, अवॉइड नहीं कर सकते तो मिनिमाइज कर सकता हूँ क्या? तो मैं ब्रश करने जाऊँ तो टीवी में एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं ना, पूरे ब्रश पे इतना बड़ा टूथपेस्ट, उसकी जरूरत नहीं है। आप छोटे से चने के दाने के बराबर टूथपेस्ट लेके काम हो सकता है। और कोई प्राकृतिक तरीका निकाले तो आपने मिनिमाइज कर लिया। अच्छा, एक कम सीमा के बाद तो मिनिमाइज भी नहीं, कुछ तो चाहिए होगा। तो फिर जी होता है जनरेट लोकल वाला कुछ कर लूँ क्या मैं, है ना, कि हल्दी और नमक मिला के कोई बहुत सारे आई एम श्योर ऐसे सॉल्यूशन होंगे। तो ये फार्मूला को अपनाना है, अवॉइड, मिनिमाइज, जनरेट। किस में अपनाना है? जीवन के हर क्षेत्र में अपनाना है। तो जीवन को हमने 5 भागों में, कार्बन की दृष्टि से देखें तो 5 भागों में विभाजित किया है ताकि लोगों को याद रहे, है ना। तो हमने उसको बोलते हैं 2P क्लाइमेट हैबिट्स का पालन करना है, TUPEE। तो 2P क्लाइमेट हैबिट्स मतलब क्या करना है? T मतलब ट्रेवल लेस, भाई आप ट्रेवल करते हो तो पेट्रोल डीजल लगता है, तो आप कम करिए। अच्छा, P मतलब TU मतलब यूज आइटम्स वाइजली। आपके पास जो सामान है उसको आप ठीक से यूज करो, यूज करके थ्रो मत कर दो, रिपेयर कर लो, रीयूज कर लो, रिफर्बिश कर लो, जो करना हो करो। यूज आइटम्स वाइजली, चीजों को सोच समझ के। फिर होता है TU का P, TUP, परचेज कॉशियसली।
आप जब खरीदते हो तो सावधानी से खरीदो। क्यों? क्योंकि आप जो सामान खरीदते हो शालू जी, वो सामान नहीं खरीदते हो, आप साथ में प्रदूषण खरीदते हो। आपने एक जोड़ी कपड़ा खरीदा तो आपने 10,000 लीटर पानी का प्रदूषण खरीदा, आपने 20 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन खरीदा, आपने 1 से 2 किलोग्राम फर्टिलाइजर का प्रदूषण खरीदा, मिट्टी का प्रदूषण खरीदा, आपने ग्लोबल वार्मिंग खरीदी और क्लाइमेट चेंज खरीदा। ये दिखता नहीं है, पर जब कोई प्रोडक्ट खरीदते तो साथ में प्रदूषण भी खरीदते हैं। तो भाई प्रदूषण क्यों खरीदोगे? तो आप परचेज कॉशियसली। फिर चौथा है ई, TUPEE। तो ई होता है ईट केयरफुली, आप खाना सावधानी से खाओ। आधुनिक जीवन में जो ग्लोबल जो कार्बन उत्सर्जन होता है विवेकानंद जी, उसमें 25% कार्बन उत्सर्जन सिर्फ मनुष्य के खाने के कारण होता है। आप कल्पना करो कितना टेढ़ा काम हमने कर लिया है। खाने आज सिंपल से प्रोड्यूस होता नहीं है, खेत जोतेंगे तो ट्रैक्टर से जोतेंगे, फिर उसमें पानी देंगे तो बिजली से करेंगे, फिर उसमें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर डालेंगे तो मिट्टी खराब होगी, फिर कॉटन उगाएंगे, कॉटन उगा के उसको कपड़े को, धागे को, रुई को अलग करेंगे, फिर उससे धागा बनाएंगे, धागे से कपड़ा बनाएंगे, कपड़े पे कलर चढ़ाएंगे, उससे कपड़ा बना, कितना तामझाम करते। तो जाने अनजाने हमारा जो हर प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। खाने का भी इतना प्रोसेस फूड आ गया है। तो ईट केयरफुली, सावधानी से करें। और आखिरी होता है एलिमिनेट इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट। तो बिजली जितनी तरीके से बढ़ गई, जैसे विवेकानंद जी बोल रहे थे, लोग फालतू बिजली है तो ठंड में तापने के लिए वो करेंगे, कुछ तो बिजली का, इसी में कपड़े सुखाएंगे। तो ये 5 चीजों को हम ध्यान रखेंगे, TUPEE, ट्रेवल लेस, यूज आइटम वाइजली, परचेज कॉशियसली, ईट केयरफुली, एलिमिनेट इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट। ये जीवन को 360 डिग्री में कवर करता है। और जब 360 डिग्री में आप सचेत हो जाएंगे, तब जाके आपका पर्यावरण ठीक होना चालू होगा। वरना कई लोगों को लगता है पेड़ लगा लो और काम हो गया, नहीं थोड़ा सा प्लास्टिक बचा लो और काम हो गया, थोड़ा सा नियम कानून, ऐसा नहीं होने वाला। आपको हर कारण से जिससे पर्यावरण खराब होता है, हर उस कारण पे ध्यान देना पड़ेगा। 2P क्लाइमेट हैबिट्स को फॉलो करना पड़ेगा, 360 डिग्री अप्रोच लेना पड़ेगी, तब जाके ही पर्यावरण ठीक हो सकता है। दर्शकों को एक बार पुनः बता दें, आज अलबिल और राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं सोलर मैन ऑफ इंडिया प्रोफेसर चेतन सिंह जी सोलंकी से। और इस चर्चा में अभी जो खास बात आई है कि आप एक जोड़ी कपड़ा खरीद कर ला रहे हैं, तो केवल एक जोड़ी कपड़ा नहीं, और खासतौर पर जब सेल लगती है तो अक्सर बहुत सारे विज्ञापन हम देखते हैं, एक के साथ 2 फ्री। मुझे लगता है इस दौर में उनके साथ ये भी लिख देना चाहिए कि एक जोड़ी कपड़े के साथ 20 किलो कार्बन फ्री, एक जोड़ी कपड़े के साथ में इतना क्लाइमेट चेंज फ्री, एक जोड़ी कपड़े के साथ में इतना प्रदूषण फ्री। यदि ये हमारी अप्रोच रहेगी, ये हमारी सोच रहेगी, तो मुझे लगता है कि जन जागरण भी बढ़ने वाला है। जिस तरीके से जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं, मिट्टी, पानी, हवा, पंच महाभूत की हम बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, भगवान केवल वो नहीं है जिनको हमने मंदिर में बैठा दिया है, भगवान वो भी है जिनसे हमारा जीवन बना है, जिनसे हमारा जीवन चलता है। भैसे भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर, ये पंच महाभूत हैं और भारतीय दर्शन में इनको भी भगवान कहा गया है। हम इनकी पूजा करते हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, तो इसके आधार पर ही हमारे को जीवन आगे चलाना पड़ेगा। चेतन जी, आपको जैसे सोलर मैन भी कहा जाता है, और इस दौर में ये कहा जा रहा है, जैसे आप भी कहते हैं कि सर्वाधिक कार्बन जो है वो बिजली के माध्यम से, बिजली बनती है कोयले से कार्बन डाइऑक्साइड, और जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसका हम साथ में ये भी देखते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों से जो गाड़ियां चलती हैं, तो गाड़ियों के लिए ईवी आ गया, गाड़ियों के लिए हो सकता है सोलर पर भी कुछ प्रयोग चल रहे हैं, कुछ हो रहा है काम। क्या लगता है कि पेट्रोलियम पदार्थों को छोड़ देते हैं, डीजल पेट्रोल को छोड़ देते हैं, ईवी आ गई है, क्या ये रास्ता है, ये समाधान है? और दूसरी तरफ बात करते हैं हम सोलर की, तो क्या सोलर से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, ये भी अलग लेवल की गलतफहमी है कि ईवी आने से मेरा पर्यावरण ठीक हो जाएगा या सोलर लगने से हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उदाहरण जैसे मैंने लास्ट में 2P हैबिट बताया, तो उसमें आखिरी होता है एलिमिनेट इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट। कैसे एलिमिनेट करें? तो मेरा फार्मूला है AMG अप्लाई करो। AMG, इसको हम एक्शन फिल्टर मान सकते हैं। कोई भी आपको एक्शन लेना है तो फिल्टर लगा दो। क्या हुआ AMG? तो AMG फिल्टर लगा। तो AMG फिल्टर क्या है? तो मान लो बिजली की बात करते हैं, तो पहला बिजली में A मतलब अवॉइड करो, M मतलब मिनिमाइज करो, G मतलब जनरेट करो। तो पहले बोलते हैं अवॉइड करो जो अवॉइड कर सकते हो। वरना लोग क्या करते हैं, यदि बिजली की बात हो क्या करना चाहिए? सोलर लगाना चाहिए। अरे सोलर भगवान के यहाँ से थोड़ी आता है। मैंने सोलर में किताबें लिखी PhD की, सोलर बनाने के लिए जमीन खोदना पड़ती है, सोलर को केमिकल प्रोसेस करना पड़ती है,
सोलर सेल बनेगा, फिर सोलर सेल से मॉड्यूल बनेगा, मॉड्यूल के लिए ऊपर कांच लगेगा तो कांच बनेगा, फिर साथ में आपने देखा होगा एल्यूमिनियम के फ्रेम, तो एल्यूमिनियम फ्रेम बनेगा, फिर मॉड्यूल को खड़ा करना है तो लोहे का स्ट्रक्चर लगेगा, फिर मॉड्यूल से बिजली निकालना है तो कॉपर की केबल लगेगी, उस बिजली को प्रोसेस करना है तो इन्वर्टर लगेगा, और यदि स्टोर करना तो बैटरी लगेगी। इतना सारा तामझाम करके जमीन खोदना पड़ती है, तो उसका तो साइड इफेक्ट होगा ना। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग मुझे सोलर के नाम से जानते हैं, सोलर मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ सोलर एनर्जी का उपयोग करने का पहला नियम है सोलर एनर्जी का उपयोग मत करो। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, मत करो। सोलर मैन ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि सोलर का उपयोग करने का सबसे बेहतर तरीका है, पहला तरीका है कि सोलर का उपयोग मत कीजिए, अवॉइड करो, क्योंकि कुछ भी भगवान के यहाँ से नहीं आता, ये सब जमीन से खोद के ही आता है। तो जब तक आपकी छत पे सोलर पैनल आ गया तब तक आप भगवान जाने कितने ही टन का रॉ यहाँ पे एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, मत करो तो क्या करो। क्योंकि अगर एक हम देखें आम व्यक्ति को, अगर हम कहें कि ये मत करो वो मत करो, तो वो सोचेगा हमें रोक रहे हैं, हमें बांध रहे हैं। किस तरह से हम इस चीज को समझ सकते हैं सर? अगर आप बोलेंगे ये भी मत करो और ये भी मत करो, तो करे क्या? नहीं करे क्या बताता हूँ ना। तो देखो फिल्टर क्या है, AMG। तो पहला स्टेप तो ये कि भाई अवॉइड कर दो, सबसे बेस्ट तरीका। अंग्रेजी में कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। तो हमारा विश्वास क्योर में है, उपचार में। भाई बचाव कर लो ना। तो क्योर मतलब, तो मैंने अपने घर में चालू किया। तो अवॉइड क्या कर सकते हैं, मेरे घर में फ्रिज नहीं है, गीजर नहीं है, AC नहीं है, मैं कपड़ों पे प्रेस नहीं करता, और मैं लोगों से ज्यादा सुखी हूँ, ये भी है। तो अवॉइड कर लो। अच्छा अवॉइड नहीं कर सकते, चलो भाई उदाहरण एक और देता हूँ कि दिन में जब इतनी सूर्य भगवान की रोशनी है तो आप बल्ब को अवॉइड कर लो, है ना। चलो अवॉइड नहीं कर सकते, रात हो गई, बोले सर रात में तो अवॉइड, अंधेरा हो गया तो बल्ब चाहिए, लाइट से मिलकर बिल्कुल चाहिए। तो फिर क्या करो, मिनिमाइज कर लो, मतलब कम ऊर्जा में चलने वाला उपकरण ले लो। तो LED एग्जाम्पल आ गया, तो आपने LED मिनिमाइज कर लिया, LED कम बिजली में चल जाता है। तो पर लोगों ने क्या किया शालू जी की, अच्छा LED कम बिजली में चलता है परंतु LED की संख्या बढ़ा ली। हाँ। तो मतलब क्या निकला, तो मिनिमाइज करो आप। लाइट पंखा चाहिए गर्मी में, बिल्कुल पंखा चलाओ, पर कम बिजली में चलने वाला पंखा BLD से चला। आपको फ्रिज चाहिए, छोटा कर लो, मिनिमाइज कर लो, और कम बिजली में चलने वाला फ्रिज ले लो, 5 स्टार ले लो। आजकल तो बड़े बड़े फ्रिज लेने का चलन चल रहा है, दो दरवाजे, 4 दरवाजे। सही बात है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको फ्रिज में क्या चाहिए, रखने के लिए क्या चाहिए। तो फ्रिज में रखने के लिए जो खराब होने वाली चीजें में सबसे ज्यादा खराब होता है दूध है। तो आपको 2-3 लीटर दूध होगा और 2-3 किलोग्राम सब्जी होगी, कुछ थोड़ी बहुत दवाई होगी। तो आपको इतना सा फ्रिज चाहिए, राइट। इतना ही हुआ, 4-5 किलो सामान रख लेंगे, इतना फ्रिज चाहिए। लोगों ने 2-2 दरवाजे, 3-3 दरवाजे, 4-4 दरवाजे का फ्रिज। लोगों ने फ्रिज को कमरा बना के रखा है। अच्छा रखने का तो सामान उतना नहीं होता जो पहले चाहिए। फिर क्या करेंगे, फ्रिज बड़ा हो गया तो क्या करेंगे, उसमें अचार रखेंगे, प्याज रखेंगे, आलू रखेंगे, फलाने ऐसी चीजें प्रिजर्व करने का चलन है, प्रिजर्व करके चीजें रखी जाती है। तो इससे बड़ा मैं हमेशा बोलता हूँ शालू जी, पाप नहीं हो सकता दुनिया में। आप तो सब्जी खरीदो जो ताजी, भारत देश में चिल्ला के थक जाता बेचारा, ताजी सब्जी ले लो, ताजी। आप क्या करते हो महान लोग, सब्जी लेंगे 1 हफ्ते के लिए उसको भर देंगे, पहले बासी करेंगे फिर पका के खाएंगे। अचार तो बाहर रखने के लिए बनाए, आप क्या करोगे, फ्रिज बड़ा ले लिया तो अचार रखेंगे। इससे बड़ा पाप दुनिया में नहीं हो सकता, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो मिनिमाइज करो, आपको चाहिए फ्रिज कोई बात नहीं, आप छोटा सा फ्रिज लो और कम से कम सामान में काम चला लो, या प्राकृतिक तरह से ठंडा कर लो। तो अवॉइड कर लो, चलो अवॉइड नहीं कर सकते तो मिनिमाइज कर लो। बिजली का उदाहरण ले तो AC मत करो, फ्रिज मत करो, करना पड़े तो छोटा कर लो। और फिर क्या आखिरी है G, जनरेट करो लोकल। अभी जैसा सोलर जनरेट करे वैसा नहीं। अभी क्या करते हैं, सोलर लगा लिया और नेट मीटरिंग कर ली, तो आपने कनेक्शन कर लिया और तार से कनेक्शन कर लिया, तो कितनी बिजली आ रही है, कितनी जा रही है, कितनी सोलर पैदा कर रहा है, किसी को कोई होश नहीं रहता। तो पर उसको सामने वाले को क्या लगता है, सोलर लगा लिया मतलब उसके सारे जीवन के पाप धुल गए, ऐसा नहीं है। तो लोकल जनरेट करो, वरना ये आपने जो बिजली बनाई तो रात में तो सोलर नहीं चलता, फिर रात में बिजली आपके घर कहाँ से आती है, तो कोयला जलता है। तो आपने सोलर लगा लिया दिन में खुश होके कि देखो मेरा, पर रात में तो आपके कारण कोयला जल रहा है ना। अच्छा कोयला जल रहा है तो वहां से आपके घर तक आने के लिए इतना तामझाम, सारे ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ये तो लगा है ना, उसको बनाने के लिए तामझाम पूरा। तो AMG अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड कर लो, नहीं तो मिनिमाइज कर लो, नहीं तो जनरेट कर लो। अच्छा ये सब में विवेकानंद जी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेवल में क्या करो, अवॉइड करो। पहला नियम का, हिमालय पे जाना गर्मी की छुट्टी में अवॉइड करो भाई, ऐसा हर बार दूर जाना छुट्टी अवॉइड करो। एक व्यक्ति, एक परिवार भूल जाता है कि जब वो 1000 किलोमीटर जाता है तो 5 लोगों का परिवार माने यदि 1000 किलोमीटर गए छुट्टी में और वापस आए तो एक व्यक्ति के पीछे 2000 किलोमीटर,
और 5 लोगों का परिवार है तो 10,000 किलोमीटर ट्रेवल हो गया एक परिवार का, एक गर्मी की छुट्टी। 10,000 किलोमीटर जब वो ट्रेवल करता है तो लगभग 2,000 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन करता है, और वो 2,000 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन 2 से 3 बड़े पेड़ों को काटने के बराबर है। कितने लोगों को एहसास होगा कि उसकी गर्मी की छुट्टी मतलब 2-3 पेड़ कट गए। अच्छा, ये तो सिर्फ ट्रेवल की बात हुई, फिर वहाँ जाके AC यूज़ करेगा, ये करेगा। तो अवॉइड कर लो ट्रेवल। नहीं कर सकते, चलो मिनिमाइज कर लो। लोकल ऑफिस में जाना तो पड़ेगा ही, अवॉइड नहीं कर सकते तो मिनिमाइज कर लो। मतलब क्या, 2-3 काम इकट्ठे कर लो, 2-3 लोग इकट्ठे मिलके चले जाओ तो आपका वैसे कार्बन एमिशन कम हो जाएगा। शेयरिंग की बहुत बात, शेयरिंग कर लो, और नहीं तो लोकल जनरेट कर लो। मतलब जो लोकल के काम है आपके, छोटा मोटा पैदल चलने का काम, 1-8 किलोमीटर पैदल चल के कर लो। तो ये जो AMG फिल्टर है हर जीवन में, हर क्षेत्र में लगाना। और जो AMG फिल्टर नहीं लगाएगा, एक और एग्जांपल देता हूँ, खाने का। खाने में अवॉइड करो, क्या अवॉइड करो? सिंगल यूज आइटम अवॉइड करो, ये पेपर कप में यूज करना अवॉइड करो, प्लास्टिक की बोतल अवॉइड करो, ऑनलाइन खरीदना अवॉइड करो। पैकेज होके आता है, ये स्विगी कर दे, एक भयंकर खतरनाक है। एक बार खाना आदमी ऑर्डर करता है ऑनलाइन तो 1 किलोग्राम कार्बन एमिशन होता है, जो धरती के वातावरण में जाएगा तो 300 साल लगेगा। तुम्हारे एक बार खाने का सुख है, उसका असर दुनिया में 300 साल रहने वाला, तो अवॉइड कर दो। अच्छा, अवॉइड नहीं कर सकते तो मिनिमाइज करो। मिनिमाइज मतलब घर पे खाना बनाओ, ज़्यादा मत बनाओ, वेस्ट मत करो। ऐसा कहते हैं भारतीय दर्शन में, एक अंचल में जितना खाना है उतना ही चाहिए शरीर को, परंतु ज़्यादा आजकल आसान हो गया क्योंकि आर्थिक प्रगति हो गई। और फिर जी मतलब जनरेट कर लो, मतलब लोकल जनरेट कर लो। हो सकता है अपनी छत पे 2-4 सब्जी लगा लो, कुछ लगा लो, पालक लगा लो, इतना तो कर लो। तो AMG जो फार्मूला यूनिवर्सल है, आप सब जगह लगा दो। चेतन जी, आप जो बता रहे हैं AMG फार्मूला, अवॉइड करना, मिनिमाइज करना और जनरेट करना, वास्तव में समाधान तो ये कहा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि केवल भारत की भी बात करें, हालांकि ये समस्या जो है वो केवल भारत की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी हम केवल भारत के परिदृश्य में भी ये देखें, प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी जैसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अपने घर से फ्रिज निकाल दिया, AC निकाल दिया, गीजर निकाल दिया, बिना प्रेस के कपड़े पहनते हैं, साधारण कपड़े पहनते हैं, साधारण जीवन जीते हैं। 150 करोड़ में गिने चुने से लोग होंगे ऐसे। लेकिन यदि ये बात सामान्य रूप से शहरों में, गांव के चौपाल पर जाकर यदि ये बात कही जाती है तो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति ये कहेगा कि आदमी का मेंटल बैलेंस गड़बड़ हो गया। सामान्य व्यक्ति, यदि आप जाकर कहेंगे, लोग कहते हैं बड़े से बड़ा फ्रिज खरीदिए, एक कमरे में AC है, 2 में लगाइए, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं घर में है तो इसको भी निकाल दीजिए। सही बात है। तो जबकि बता रहे हैं आपकी समाधान भी यही है, तो फिर एक IIT का प्रोफेसर अपनी वो तकनीक वाली, अपनी विज्ञान वाली पढ़ाई, वो बहुत अच्छा काम, आलीशान जिंदगी, वो सब छोड़ के एकदम साधु संतों के जैसे यात्रा पे निकल पड़ा है। कैसे परिवर्तन होगा? ये समस्याओं की बात बहुत हो गई है, और केवल ये जाकर कह देने से, और पहली बार में जब आप कहेंगे तो मुझे नहीं लगता, एकदम एक बार तो लगता ही है कि लोग रिफ्यूज करते हैं। तो समाधान के लिए क्या कुछ रोड मैप बनाया है, कुछ योजना है, कैसे क्या परिवर्तन होगा? नहीं, बिल्कुल बना है विवेकानंद जी। एक तो बहुत क्लियर है कि जो बात सच है वो सच है, उसको कोई झुटला नहीं सकता। भाई धरती सीमित है तो सीमित है, आप मानो या ना मानो। वो शुतुरमुर्ग की तरह अब खतरा है तो मुंडी अंदर कर लिए तो खतरा टल जाएगा, ऐसा नहीं है जी। तो एक बार किसी ने बापू से पूछा, महात्मा गांधी से पूछा कि बापू ये लोग गलत काम क्यों करते हैं? तो बापू ने कहा इसलिए करते हैं क्योंकि उसका परिणाम पता नहीं होता। जिसका परिणाम पता होगा इंसान नहीं करेगा। तो उन्होंने एक उदाहरण लिखा कि उदाहरण के लिए कोबरा काटेगा तो मर जाएंगे, ये सबको पता है। तो कोबरा दिखे तो भागना चाहिए, ऐसा भारत के संविधान में नहीं लिखा है। अच्छा, कोबरा दिखे तो भागना चाहिए, ऐसे स्कूल में ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती, परंतु हर व्यक्ति कोबरा देख के भागता है। क्यों? क्योंकि ये एहसास गहराई से, ये ऊपर वाला नहीं है ना। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कोबरा देखे, हमारे पास यहाँ स्टूडियो में मैं जानना यही चाह रहा हूँ कि ये जो कोबरा है, इसका भय, ये सामान्य जनमानस को कैसे पता लगेगा? इसके लिए इसकी जागरूकता, इसकी किस तरह? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जब हमें ये समझ में आ जाएगी कि भाई कुछ भी हो जाए धरती तो सीमित है, यही सत्य को पालन करें, एक ही काम करना है। कुछ भी हो जाए धरती सीमित है, इसको बढ़ा नहीं सकते, खींचतान के संसाधन बढ़ा नहीं सकते, और मैं जो कुछ लेता हूँ धरती से लेता हूँ, और इसलिए चूंकि धरती सीमित है संसाधन से, तो मेरी जरूरतें सीमित करना पड़ेगी। यही एक हल है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी इसको पार करने में आपको मदद नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य की ताकत नहीं कि हम धरती पर एक कण एक्स्ट्रा पैदा कर सके, जो यही है। तो जैसे ही ये सत्य का अनुभव होगा, इसको हम समझेंगे, तो ये बहुत सामान्य से बात हो जाएगी, भाई सीमित ही तो करना है। अच्छा, सीमित करने के लिए मुझे क्या करना है? इस समय धरती पर मनुष्य 1.8 धरती के बराबर संसाधन उपयोग कर रहे हैं,
मुझे क्या करना है, 1.8 तो धरती है नहीं, ये धरती तो एक ही है, तो क्या करना पड़ेगा, वो 1.8 का जो उपभोग कर रहे उसको कम करके 1 पे लाना पड़ेगा जी। तो 1.8 को कम करके 1 पे लाना मतलब मुझे आधा करना है, मेरे को जीवन से आधा करना है, यही तो करना है। तो आधा करने के लिए क्या मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या मुझे पैसा चाहिए, क्या मुझे पॉलिसी चाहिए, मुझे नियम कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये तो स्क्रू को थोड़ा सा ठीक करना है। बिल्कुल, तो वो ठीक हो जाएगा। अवेयरनेस की बात है, आप किस तरह से अवेयरनेस लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप बहुत सालों से इस काम में लगे हुए हैं और बहुत प्रयास कर रहे हैं कि पर्यावरण को बचाया जा सके। किस तरह की आपने गतिविधियां की हैं, किस तरह का रोड मैप तैयार किया है, किस तरह का बदलाव आपकी गतिविधियों से आपने देखा है? सबसे पहले तो मैं लोगों को ये एहसास दिलाता हूँ कि एक तो धरती सीमितता तो हो गई, पर ये कार्बन उत्सर्जन मैं करता हूँ, मैं बिजली का बटन दबाता हूँ, मैं कपड़े खरीदता हूँ, मैं ट्रेवल करता हूँ, मैं घर बनाता हूँ, तो मैं जिम्मेदार हूँ, कोई और जिम्मेदार नहीं। अधिकतर लोग जिन्होंने ये प्रोग्राम सुना है वो इस क्या समझेंगे, कौन जिम्मेदार है, सरकार को ठीक करना चाहिए, इंडस्ट्री को ठीक करना, नहीं भाई, हमारे रोजमर्रा के जीवन से ये कार्बन उत्सर्जन होता है, हमारे रोजमर्रा के जीवन के कारण हवा पानी प्रदूषित हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग हुई है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो मेरे ही द्वारा ये सॉल्व हो सकता है, ये समझाना बहुत जरूरी। वरना ये समझाने के लिए आप कोई यात्रा निकाल रहे हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई टास्क पहले आपने लिया है जिसका कुछ आपने परिणाम देखा हो? बिल्कुल। तो जब विवेकानंद जी, जब मुझे ये एहसास हुआ कि एक आईआईटी का प्रोफेसर मैं कितने बच्चों को ये समझा सकता हूँ, तो मैं एक क्लास में 50, 60, 100 बच्चों को समझा सकता हूँ, परंतु समस्या तो हर व्यक्ति की है, पूरे मनुष्य की, हर विश्व में जितने लोग हैं, तो कैसे लोगों को समझाया जाए। तो फिर मुझे लगा कि एक मन में प्रश्न आया कि आज गांधी जी होते तो क्या करते, कैसे समझाते। तो गांधी जी 2 काम कर सकते, तो उपवास करते या तो कोई यात्रा पे निकलते। उपवास मेरे से होता नहीं है मेरे को, तो फिर यात्रा करना मुझे लगा ठीक है। और चूंकि इतनी बड़ी समस्या है, तो विश्व की समस्या है, तो 1-2 साल की यात्रा में नहीं होगा, तो मैंने डिसाइड किया कि अपने जीवन का 11 साल इसमें देना चाहिए। और चूंकि ये समस्या ऐसा नहीं है कि हम ब्रेक लेके सॉल्व कर सकते हैं, सैटरडे संडे आज तो मैं आराम करूंगा, आज मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं सोचूंगा, या अभी होली का समय, दिवाली का समय, तो मैंने सोचा नहीं, इस काम में हर समय 24 घंटे हर पल लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक संकल्प लिया कि मैं 11 साल घर नहीं जाऊंगा। मैं पिछली बार जब अपना घर गया था तो 2020 था, और अगली बार जब अपना घर जाऊंगा तो 2031 हो जाएगा। तो 11 वर्ष लगातार आप घूमते रहेंगे बाहर, घर नहीं जाएंगे? मतलब घूम नहीं रहा हूँ मैं, लोगों को ये चेतावनी के लिए, चेतावनी के लिए, लोगों को जागरण के लिए। तो ऑलरेडी ये 6ठा साल चल रहा है, मैं घर नहीं गया हूँ। अच्छा। और 5 साल और बाकी है। कहीं किसी शहर को लेके कुछ आपने कोई योजना बनाई, वहां कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिले? तो मैं हमेशा एक चीज लोगों को समझाता हूँ जो समझ में आ जाती है आसानी, कि हमारा जो कचरा है जीवन में वो 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है दृश्य कचरा और एक होता है अदृश्य कचरा। मनुष्य का ध्यान उस पे जाता है जो दिखता है, दृश्य कचरे पे, जो छोटा सा होता है। ये जो दिखने वाला कचरा होता है 150 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति वर्ष होता है, जो घर का किचन का कचरा, प्लास्टिक वगैरह का। पर जो न दिखने वाला कचरा है, अदृश्य कचरा, जो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं, वो 10,000 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति वर्ष होता है। तो इंदौर शहर में मैं जब गया तो वहाँ के जो महापौर जी से मैंने कहा कि इंदौर वाले इतने खुश होते रहते हैं, इंदौर नंबर 1, इंदौर नंबर 1, तो किस में नंबर 1 है? इतने से में नंबर 1 है, 150 किलोग्राम में। असली समस्या तो 10,000 किलोग्राम है। अदृश्य कचरा तो असली समस्या, वो तो अब गया तो गया, उसको कम करना चाहिए। तो उसको कैसे कम करना चाहिए? जो हमारा कारण है कार्बन उत्सर्जन को, उसको करके कम करना चाहिए। तो हमने एक बिजली को मापदंड बनाया कि बिजली को नाप के हम कम कर सकते हैं। तो बिजली के दुरुपयोग को कम करें, अनुचित उपयोग को कम करें, और पूरा शहर करें, कुछ लोग ना करें। तो इसलिए हमने इंदौर में ये मिशन चलाया, और पिछले साल जनवरी फरवरी में हमने 1.5 करोड़ यूनिट बिजली बचाई पूरे शहर की। तो बिना किसी टेक्नोलॉजी के, बिना किसी पॉलिसी के, बिना किसी पैसे के 1.5 करोड़ यूनिट बिजली बचाना मतलब 1.5 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बचाना। तो ये सबको जरूरत है, और हर क्षेत्र में हर व्यक्ति को अपने अवॉइड मिनिमाइज जनरेट फार्मूला अपनाना है, ट्रेवल में, कपड़े में, बिजली में, सब में। तब जाके हम पर्यावरण का जो बैलेंस रीस्टोर कर पाएंगे, और अपने खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए एक जीने लायक धरती छोड़ के जाएंगे। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि समय की तो अपनी सीमा है, विषय बहुत बड़ा है, विराट विषय है, जितनी चुनौतियां हैं उसके साथ साथ समाधान पर भी बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। संक्षेप में हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारा जीवन है खुश होने के लिए, मस्ती के लिए। हम जो कुछ लेते हैं इसी धरती से लेते हैं, धरती सत्य है, इसको पहचानो। मेरे रोजमर्रा के जीवन से जलवायु परिवर्तन खराब होता है, उसको पहचानो। मैं ही इसको ठीक कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ संयमित जीवन जीना है, क्योंकि संयम में ही वो
वो आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं, सुख शांति और प्रेम चाहते हैं। और कुछ ना करो तो अपने बच्चों पे दया करो, बेचारों को जीने लायक धरती छोड़ के जाओ। और जीने के लिए बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, आपकी धन संपत्ति नहीं चाहिए, क्या चाहिए? ऐसी धरती छोड़ के जाओ जहाँ पर वो शुद्ध हवा को सांस ले सके, बिना फिल्टर का पानी पी सके और बिना केमिकल का खाना खा सके। सारे माँ बाप से इतनी विनती है, अपने बच्चों को बेचारे पे इतनी दया तो कर दो, बेचारे को बिना केमिकल वाला खाना तो खिला दो। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप कुछ तो बच्चों के लिए गड़बड़ कर रहे हो, बच्चों के जीवन को आप खराब कर रहे हो। तो प्लीज़ भगवान के नाम पे, धरती सीमित है, ज़रूरतें संसाधन सीमित, अपनी ज़रूरतों को सीमित करें और सीमित ज़रूरतों के साथ बढ़िया खुशहाल जीवन जिए और बच्चों के लिए जीने लायक धरती छोड़ के जाए, इतना ही काम करें। चेतन सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत आपने अलग तरह से अलग अलग चीज़ों का समाधान भी आपने बताया, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों के लिए हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि इस पूरी चर्चा का सार ये है कि अपनी ज़रूरतों को आधा कर लो, जीवन को कुछ सादा कर लो। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, ये हमारे भारतीय दर्शन का एक प्रमुख सूत्र है। उसी के आधार पर यदि हम जीवन जिएंगे, अपनी ज़रूरतों को किस तरह से हम कम कर सकते हैं। एक जोड़ी कपड़ा आप अतिरिक्त ला रहे हैं तो उसके साथ कितना प्रदूषण ला रहे हैं। 1 घंटे यदि आप अतिरिक्त बिजली जला रहे हैं तो कितना नुकसान कर रहे हैं। इस पर विचार करना शुरू करेंगे, त्यागमयी जीवन यदि हम जिएंगे तो निश्चित रूप से ये जगती भी जो है वो मुस्कुराएगी और इस पर रहने वाले लोग भी मुस्कुराएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देंगे इस कार्यक्रम को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सजन तुम्हारी मिलन को आओ, वीर वीर मलमा आए, असवी चरण मीन घर ए मिलन देत ही ना जी। चल रही बन चुरिए बनी घाव, बन शशतरी घायल कर गजी, नैनी बड़ा हथियार। नैनी कटारी हो मारो मारा आली जा लागे कले देव मारा मारू जी लागे कले देव। आओ नैनी नैनी आओ नैनी मारो मारा मारू जी लागे कले देव मारा मारू जी लागे कले देव। अरे नीड़ भली आगे फूस में डार के जी
लागे कलेजे नैन पटकू ताल में आए गिरजी गिरजे हो जा किरच हो जाए माथा नेड़ा कद कयो अरे मन पेली मिल जा ओ नैन कटारी मत मारो मारा मारू सा लागे कलेजे लागे कलेजे अरे नेड़ कटारी हो नेड़ कटारी मत मारो मारा अदीना लागे कलेजे मारा मारू सा लागे कलेजे मारू धण मुड़को कियो खिलण ज लगा दंत ढोला तमीड़ी मारवी उबी मोड़े अंग ओ नैन कटारी मत मारो मारा अदीरा लागे कलेजे अदीरा लागे कलेजे तीर लगो गोला लगो लगो जी जी लगो मरम को घा जी लगो मरम को घा नेड़ किसी ना लाग जो तिणरो नहीं पाव ओ नैन कटारी मत मारो मारा अदीला लागे कलेजे मारू सा लागे कलेजे नेड़े हाँ नेड़े गडारी ओ नेड़े गडारी माते मारो मारा मारू सी लागे कलेजे मारा मारू जी लागे कलेजे